Everyone, once again welcome to today's class. And today we will continue with the same topic, friction. In the last class we have studied about the definition of friction, how friction comes into picture, what are its undesirable effects, and how it is desirable. Then we come to the limiting friction, and we have seen that there is no direct formula for the static friction, but there is a formula for the limiting friction. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक डेफिनेट फार्मूला है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि सपोज कोई एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, और उसको किसी सरफेस पे हमने रख दिया। इस ब्लॉक पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप खींचोगे तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो वेट ऑफ द ब्लॉक that will act downward and normal reaction generated by the surface on the block। और इस पर आपको कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई फोर्स ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन की बात ही नहीं होगी। तो इस पर दो ही फोर्स लगेगा, एक वेट ऑफ द ब्लॉक और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब ब्लॉक पे हम इस ब्लॉक पे ही हम फोर्स लगा दे रहे हैं, कोई फोर्स हमने अप्लाई कर दिया P। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वेट जो ब्लॉक का है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही, नॉर्मल भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया P सरफेस के पैरेलल, तो इस P फोर्स को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है एक अपोजिंग फोर्स, और हमारा ब्लॉक रेस्ट में रह जा रहा है। वो कहलाता है अपोजिंग फोर्स। आपका क्या कहला रहा है, फ्रिक्शन। अगर फोर्स P को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आ रहा है, जिसकी जब हमारा ब्लॉक जो है क्या हो रहा है, मूविंग कंडीशन में आ जा रहा है, जस्ट अबाउट टू मूव कर रहा है, बॉडी टेंड्स टू मूव कंडीशन में आ रहा है। वैसे सिचुएशन में हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जा रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पिछली बार देखा था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल लग जाएगा यहाँ पे। अगर इस फोर्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा, अप्लाइड फोर्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स exerted at the time of impending motion, that is when the motion is about to begin। और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, F limiting इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये हमने देखा था। अब जैसे इस फोर्स से, जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज़रा सा भी हम फोर्स का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमारा बॉडी मूव करना चालू कर देता है, और वैसे कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन।
और डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था म्यू एस को हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स किसी सरफेस के लिए, सपोज डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, तो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल। डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा नॉर्मल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए। तो अगर आप कोफिशिएंट ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और डेट इज म्यू के। इस म्यू को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस क्या है, एफ एल अपॉन एन। उसी तरीके से म्यू के क्या है, एफ के अपॉन एन। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो जनरली डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। तो म्यू के का वैल्यू भी जनरली म्यू एस से कम होता है। म्यू एस से आपका लेस होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा इससे हमारा। एग्जांपल एक लेते हैं, एक ब्लॉक ऑफ मास 25 kg का एक ब्लॉक है जिसका मास 25 kg है और किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। इसका मास क्या है, 25 kg है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और पी फोर्स सरफेस के अलोंग है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपको गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.36 और कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। साथ ही आपको दिया हुआ है आपको अप्लाइड फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है अप्लाइड फोर्स, वो दिया हुआ है न्यूटन में। अप्लाइड फोर्स पी न्यूटन में आपको दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 20, 40, 60, 80, 88.3 और साथ में दिया हुआ है 90। और आपको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स एफ, आपको फाइंड आउट करना है। हर अप्लाइड फोर्स के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। ब्लॉक कितना है, 25 kg का है। तो इस पे वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, W इज इक्वल टू 25 इंटू जी हम क्या लेते हैं 9.81।
ये वैल्यू कितना आएगा 250 के अप्रॉक्स, मतलब 245.25 न्यूटन। तो वेट आपका डाउनवर्ड लग गया, नॉर्मल आपको अपवर्ड लगेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब अप्लाइड फोर्स P इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आपके पास P का वैल्यू वेरी कर रहा है, अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और P अगर P 20 kg ले तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 40 के न्यूटन ले तो कितना होगा, 60 न्यूटन ले तो कितना होगा, ऐसे आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। तो हम FL का वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, और उसका हम लोग फॉर्मूला क्या है, म्यू S इंटू N। चूँकि ब्लॉक अप या डाउन नहीं जा सकता है, तो वैसे कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, W के बराबर होगा। तो N क्या हो गया 245.25 न्यूटन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम FL म्यू S इंटू N में हम N का वैल्यू डालेंगे। म्यू S आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.36 और N का वैल्यू दिया हुआ है 245.25 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 88.3 न्यूटन। ये FL इज इक्वल टू 88.3 आपका क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो गया स्टैटिक। अगर FL से आपका अप्लाइड लोड कम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। अगर इससे ज़्यादा आपका अप्लाइड लोड होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब वन बाय वन हम कंडीशन देखते हैं। व्हेन अप्लाइड लोड इज P इज इक्वल टू क्या है, पहला 20 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, FL ग्रेटर देन P 20 न्यूटन से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। पहला तो चीज़ ये हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। साथ ही ऐसे कंडीशन में आपका जो होगा फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड लोड के बराबर होगा, और वो कितना होगा आपका 20 न्यूटन होगा। जैसे जैसे लोड अप्लाइड लोड बढ़ेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और वो एक टाइम किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और उससे ज़्यादा अप्लाइड लोड होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो जब 20 न्यूटन है तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड लोड के बराबर होगा और वो 20 न्यूटन होगा। उसी तरीके से अगर अप्लाइड लोड कितना हो गया 40, P इज इक्वल टू 40 न्यूटन, तो यहाँ भी P क्या है 40 न्यूटन है, जो कि लिमिटिंग से कम है। तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फिर हमारे पास अप्लाइड लोड जब 60 होगा, ये भी क्या है लेस देन F लिमिटिंग, तो FS कितना हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। जब अप्लाइड लोड P इज इक्वल टू 80 न्यूटन होगा, ये भी हमारा FL से कम है, तो हमारे पास FS कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन जब अप्लाइड लोड P इज इक्वल टू 88.3 न्यूटन हो जाए, जो कि बराबर है FL, तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा FS F लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा और वो होगा 88.3 न्यूटन। लेकिन जब अप्लाइड लोड P इज इक्वल टू 90 न्यूटन हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन FL, देन ब्लॉक विल मूव
मतलब मोशन में आ जाएगा। और वैसे कंडीशन में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ना लग के काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और उसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन। और म्यू के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है आपको 245.25 न्यूटन आपने निकाला है। तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 73.57 न्यूटन आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम इसमें क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन है तो ये अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन, 40 है तो फ्रिक्शनल भी 40, अप्लाइड 60 है तो फ्रिक्शन भी 60, अप्लाइड 80 है तो फ्रिक्शन भी 80, अप्लाइड 88.3 है तो फ्रिक्शन भी 80। बट जब अप्लाइड 90 हो जा रहा है तो फ्रिक्शन आ जा रहा है 73.57। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा कंडीशन आ रहा है लिमिटिंग जिसके पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो रहा है और जी अप्लाइड फोर्स के बराबर ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जा रहा है। लेकिन लिमिटिंग के बाद अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा हो जा रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, बट उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और उसका वैल्यू लिमिटिंग से कम है। क्योंकि आप देखिए लिमिटिंग का वैल्यू क्या है, लिमिटिंग का वैल्यू आपने निकाला है 88.3, लिमिटिंग का वैल्यू आपने निकाला है 88.3 और यहाँ पे काइनेटिक का वैल्यू आ रहा है 73.57। और हमने ग्राफ में भी लास्ट क्लास के ग्राफ में भी देखा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक के लिमिटिंग से कम ही होता है। तो आई होप इस न्यूमेरिकल से आपको स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे।